हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो सर। तो गाइस आवाज आ रही क्या सब लोगों को बढ़िया से? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों आप लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना? तो गाइस मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बताया था क्या? अरे बोला तो होगा मैंने। यस सर। तो आइए सर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिख रहा है ना सभी को बढ़िया से? यस बोलिए सर। बोलिए सर। देखिए बच्चों, एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट अकरिंग इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हैज 1.2220 into 10 to the power 23 units. Total number of atom, total number of atom of unit cell, ठीक है ना? इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम, देखिए बेसिकली सर टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास एक्चुअली ये मूल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मूल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सर अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं ना बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मूल कंसेप्ट को जानना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या? आपको थोड़ा सा क्या जानना पड़ेगा, मूल कंसेप्ट। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम लोग एक टर्म इसमें यूज करते हैं। आवाज क्लियर आ रही मेरी? अरे आवाज यस क्लियर सर। आ रही है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज में? नो सर। नो सर। सर मूल कंसेप्ट निकालने के लिए हमें सर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है, देखिए तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई जेड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं 1.208 into 10 to the power 23। और बीसीसी के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है बोलो? है ना, यही तो होगी। सर ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 6.04 इंटू 10 टू दी पावर 20। बात समझ में आ गई क्या सभी को? ओके, अब देखो भाई इधर देखो एक क्वेश्चन नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एन एलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर कंस्टिट्यूट फेस सेंटर्ड क्यूबिक lattice. Silver atom occupy the edge center and gold is present at body center. The alloy has a formula. उस एलॉय का क्या फॉर्मूला होगा आपसे ये पूछा है, बताओ तो क्या फॉर्मूला होगा? अरे निकाल सकते हो क्या?
बताओ। देखो क्या बोल रहा है, कॉपर यहाँ पे दिया गया है, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। वो कह रहा है एफसीसी लैटिस में ये मिलता है। तो बच्चों एफसीसी लैटिस का मतलब कितना हुआ, जेड इफेक्टेड, है ना, इसका कितना होता है, 4. है ना। तो देखो वो क्या कर रहा है, इफ सिल्वर एटम ऑक्युपाई द एज सेंटर। अच्छा सिल्वर एटम एज के सेंटर पे मिल रहा है, तो 12 इंटू 1/4 हो जाएगा, नहीं होगा, 12 एज सेंटर होते हैं। गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, गोल्ड जो है बॉडी के सेंटर में मिल रहा है। और कॉपर ये कह रहा है, कॉपर का कुछ बताया क्या, कॉपर के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो बाकी जगह क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। तो जेड इफेक्टिव जितने टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है वहां क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। जाहिर सी बात है सर, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Cu4। देख लो आया समझ में। अरे कुछ आ तो रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो ये वाला, a solid PQ has a rock salt type structure in which Q atom are the corner of units. If body center atom in all the units are missing, then resulting, एक्चुअली रॉक सॉल्ट क्या है ना, NaCl को बोलते हैं। NaCl क्या है, एक आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस होता है। Na प्लस आपका जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मिलता है, Cl आपका कॉर्नर में मिलता है। अब ये तो आपको अभी पढ़ाया ही नहीं है ना, आयनिक सॉलिड कहाँ पढ़ाया मैंने अभी तक। तो बच्चों इसलिए आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाओगे, और मेरा बताना भी बेकार ही होगा, तो इसलिए ये भी आपसे नहीं होगा। ये वाला भी NaCl स्ट्रक्चर है, तो ये भी नहीं होगा। NaCl आयनिक है ना, हमने अभी आयनिक कहाँ पढ़ा है। चलो भाई ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करो। Xenon crystallizes in FCC lattice and as of the unit cell is 620 picometer. Then radius of xenon क्या होगा। चलो भाई ये तो आप करो बेटा, ये तो मैं नहीं करूंगा।
हो गया क्या? सर ए। हो गया बेटा? सर ऑप्शन ए। वेरी गुड वेरी गुड। अरे सबका यही आंसर आया क्या? यस। ये निकाला होगा, रेडियस कैसे निकाला? एफसीसी है, कल पढ़ाया। लो जी, सॉरी। ऐसे निकाला होगा। यस सर। √2 की वैल्यू कितनी होती है? यही आ रहा है क्या आंसर? इसमें भी देखो कम ही बच्चों ने सॉल्व किया। बताओ कितनी दुख की बात है, बताइए। इस क्वेश्चन को भी सारे बच्चे नहीं कर। ये वाला करो। मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ दिया गया है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम, मतलब गोल्ड एटम के बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है ना, वो आपको कैलकुलेट करना है। नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना। सर डी। बी आ रहा है क्या? सबका वही आ रहा है बी में। सर 1.428। अच्छा, क्या निकाला बेटा? √2a नहीं है, 2r निकाला होगा ना, 2r की डिस्टेंस। सर सी। 2r निकालना है, नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब 2r, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम। तो 2r निकालना है। तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 2r, a अपॉन ये फॉर्मूला होगा। समझ में आता है रे सबको? यस। सर ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड बेटा। और किसने निकाला आंसर? और बच्चे इसको भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यार बहुत बड़ी दुख की बात है। बताइए क्या करेंगे? भूमिका नहीं आ रहा बेटा? सर कर रही हूँ। अब तो भूमिका आपको जो है 1 महीने से ज्यादा हो गया होगा, न्यू न्यू एडमिशन तो हो नहीं शायद आप। अब तो कुछ सर करो नहीं। यार। क्या?
तो करो यार अब तो। बताओ समय कितना दे सकते हैं आप? ज्यादा ज्यादा हम आपको 2 मिनट दे सकते हैं, चलो 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट दे सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं 10 मिनट तक आपको दे दें सॉल्व करने का समय, इतना थोड़ी ना होता है। क्योंकि घर में आपके पास कैलकुलेटर या मोबाइल फोन है, तो आप उससे आप मल्टीप्लिकेशन ये सब चेक कर सकते हैं फास्ट। हो गया ना, सबसे हो गया आंसर। इसको क्या करना था, 1.41 से डिवाइड करना था। बताओ यार, इसको भी नहीं कर पाए क्या आप? नहीं, दुख की बात। बहुत बहुत दुख की बात। सर अभी आपने जो समझा वो वापस समझाओ ना सर, मैं बाहर निकल गया था क्लास से, कनेक्टिंग आ रहा था। क्या बोला बेटा, नाराज क्यों था तू? मैं बाहर चला गया था सर, कनेक्टिंग हो गया था, इश्यू आ गया था नेट में, इसीलिए सर। ये है ना, आपको नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पोल का मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना। कल बताया था सर ये फॉर्मूला, 2r होता है। तो एफसीसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला यही होता है ना, देख तो। 2r इज इक्वल टू, इसको नीचे लाएगा तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a/√2 बनेगा, नहीं बनेगा? तो बता बेटा, आंसर ये आएगा नहीं आएगा? हाँ सर, a/2√2 आता है, r वेरी गुड, इक्वल्स। शाबाश। चलो जरा इसको करो नेक्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स इन बीसीसी लैटिस ऑफ एक्सियल लेंथ L। ये वाला करो। सर वो 27 में आंसर डी आता है ना सर? अब वो तो कैलकुलेट करके पता लगेगा ना। हाँ मतलब मैंने किया, इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ सर। उसका आंसर मैं तुझे बता देता हूँ। उसका आंसर सी आ रहा है यार। 1.4 आ रहा है सर। यार डिवाइड ही तो करना है यार। उस लड़की का 2-3 बच्चों का कैलकुलेटर भी यही किया, मेरा कैलकुलेटर भी यही किया। तेरे पास ये कौन सा है भाई? सर क्या आता है आपका आंसर सर? सी। सी आएगा दोस्त। भाई सी आएगा, नहीं आया समझ में? ओके सर। अच्छा ये इसका कितना आ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 28। सब लोग करो इसको है। क्वेश्चन नंबर 28 से कितना आ रहा आंसर?
√3/2. सर बी आएगा। कितना आएगा बेटा? शाबाश। कितना बोल रही थी? बी √3/2n। ठीक है। A = L। बताओ इस क्वेश्चन को भी जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं कौन सी दवा मंगाऊं बेटा मार्केट से? बताओ। बताओ अब आप लोग, ऐसा कौन सी दवाई मंगाऊं? बताओ। ऐसा कौन सी दवाई मंगाऊं? ये वाला करो। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करो। सर ऑप्शन ए। यस सर, ऑप्शन ए। नंबर ए आ रहा है क्या? वेरी गुड। और बच्चों का नहीं आ रहा आंसर? और बच्चों का भी नहीं आ रहा है क्या? तो तब तो यार अब इससे ज्यादा आसान तो कुछ नहीं। इससे आसान है ही नहीं केमिस्ट्री में अब कुछ। अब आप सोच लो और लोगों का, कितने लोगों का आया आंसर? जागृत का कितने लोगों का आंसर आया? रेज योर हैंड। के और के किया। ओके। तन्मयी, देशजानी। और कितने लोगों का आया अभी? अब आप बताओ। अब आया भूमिका का आंसर। भूमिका आ गया ना आंसर? यस सर। और अभी और बताओ। बाकी लोग क्या करते हैं यार? पटेल, बाकी लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। इसका कुछ आया समझ में? इसका वीडियो वीडियो चालू करके कहीं इधर उधर तो नहीं गई हो ना आप? नो सर। क्वेश्चन नहीं हुआ बेटा अभी भी सॉल्व? इसका क्या हुआ बताओ, क्यों नहीं कर रही हो? ए। ए क्या? ऑप्शन ए पूरा बोलो। यस, श्रेय, प्राची। क्या आंसर? नन ऑफ दिस।
सेल, शुभम, बिट्सा, अरे तुम लोग जब ऑनलाइन में नहीं करें तो ऑफलाइन में कैसे करोगे भाई? ऑफलाइन में तो बड़ी दिक्कत आएगी तुम लोगों को। क्लास में क्वेश्चन दिया जाएगा, आप कैसे करोगे बताओ? चलो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम? देखो बच्चों, ए की वैल्यू दी है 4.9 एंगस्ट्रॉम। सर बीसीसी है बस। इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता है क्लास 2 का बच्चा भी कर। आपके घर में कोई भाई बहन क्लास 2 में पढ़ता होगा ना, उसको बोलना है इसको सॉल्व करो और इसका ये फॉर्मूला है बताओ, तो झटाक से करके दिखा दे। कितना आया था आंसर? ए। अरे आंसर क्या था? ए ही था क्या? Yes. लो, देख लो बढ़िया से। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं होगा क्योंकि सर इसमें डेंसिटी दी है। जब डेंसिटी दी है तो कहां से? एन एलिमेंट, नंबर 31 करो। एन एलिमेंट हैविंग ए BCC स्ट्रक्चर हैव a unit cell as well. The density of, ना ये भी नहीं होगा आपसे। ना जी, ये भी नहीं हो पाएगा जी आपसे। चलो, अच्छा ये डेंसिटी वाले क्वेश्चन आ गए। इसमें से ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। अच्छा इसमें भी तो डेंसिटी दी है, डेंसिटी तो अभी आप कर ही नहीं पाओगे, उनको डेंसिटी नहीं होगा आपसे। वॉइड्स परसेंट वाला भी नहीं होगा, अभी तो पढ़ाया नहीं ना। अभी तो मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक के पढ़ा। सब में डेंसिटी का रिलेशन।
एक क्वेश्चन ये है यार, ये देखो तो इसमें if the volume occupied by a unit cell of NaCl is इतना दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑफ NaCl का वेट मास इतना दिया गया। तो आपको NaCl के क्रिस्टल का मास निकालना है। तो कैसे करेंगे? आपको करने के लिए वॉल्यूम अच्छा इसके मोल्स के तो कुछ होगा नहीं, और इसमें तो फिर कुछ भी इसमें काम नहीं करेगा बच्चों, फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। The volume occupied by a unit cell of NaCl is 4.7 into 10 to the power minus 23 ml. The volume of a crystal of NaCl weight 1 gram is, मैं यहाँ पे ये डेंसिटी का टर्म इसमें भी नहीं दिया गया है, और सर यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना? एक मिनट है। एक मोल NaCl का वॉल्यूम आप देख रहे हैं बच्चों, एक मोल NaCl कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर रहा है? 4.7 into 10 to the power, तो मतलब ये मोलर वॉल्यूम ऑफ NaCl हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मोलर मास ऑफ NaCl हो जाएगा आपका इतना, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, W1 ग्राम। चलो करो बेटा, अब तो इसको करो, अब तो मैंने काफी अच्छे से बता दिया, अब इसका आंसर निकालो। करो तो इसको, हुआ कुछ?
सर बी। ओके बी आंसर। ओके देखो मैंने आपको बता दिया है, बस करना क्या है। और बच्चों का यस सर डी आंसर। सर मेरा तो डी आंसर आ रहा है। सर डी आ रहा है। औरों का चलो कुछ तो आ रहा आंसर, जिनका कुछ नहीं आ रहा उनकी तो बात ही अलग है। सर मेरा ऑप्शन बी आ रहा है 8.03 वाला। ओके यार एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में रखने पे चार बच्चों के चार अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं, आप बताओ। दोबारा करो सब लोग, क्रॉस चेक करो। हाँ सर किया, ऑप्शन बी ही आता है। चार बच्चों के अलग अलग आंसर कैसे आ सकते सर डी आ रहा है आंसर 0.12 ml। सर आप ही कर लो ना, अभी इसमें बहुत लंबा होगा। हैं? अरे मैं तो क्या करना भाई, ये तो बी हो जाएगा। ये करना था, और ये आपका 4.7, 58.5। तो सर ये आ रहा था 0.08 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻²। अब बताओ, अब बताओ बेटा कहीं पे कोई दिक्कत। नो सर। ओके ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं सर। इस और देखिए रॉक सॉल्ट क्या है ना, अभी आपको पढ़ाया नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और है जिसमें मुझे थोड़ा सा एक बात आपको बतानी पड़ेगी। वैसे तो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में इस क्वेश्चन का नंबर नहीं आएगा। वैसे तो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में इस क्वेश्चन का नंबर नहीं आएगा। सबसे पहली बात सीसीपी क्या होता है, पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन ये सब इसमें बाद में नहीं पढ़ना। क्यूबिक क्लोज पैक। दूसरा सुनो, सीसीपी और एफसीसी एक जैसा होता है, या जैसा स्ट्रक्चर एफसीसी का होगा सेम। तीसरी बात, एक टर्म होता है अल्टरनेट फेस सेंटर। अल्टरनेट फेस का मतलब क्या होता है, आमने सामने। तो अगर आपको अल्टरनेट फेस को चेक करना है ना, तो यूनिट सेल में नॉर्मल जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे नहीं करते, यूनिट सेल में ऐसे चेक करते हैं अल्टरनेट।
बच्चों अल्टरनेट फेज का मतलब होता है कि अगर एक पार्टिकल इधर होगा तो एक इधर होगा, यही अल्टरनेट फेज होता है। किसी के माइंड में ऐसी भी बात आ रही होगी? किसी के माइंड में ये भी बात आ रही होगी सर अल्टरनेट फेज ये भी तो हो सकता है, ये इसके नीचे। किसी के माइंड में ऐसा भी आ सकता है सर ये चार पार्टिकल भी तो अल्टरनेट में है। नहीं बच्चों, यूनिट सेल में अगर आप अल्टरनेट की बात करोगे तो सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के आमने सामने होने से तभी आप उनको अल्टरनेट बोलोगे। यहाँ पे अगर ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के सामने है लेकिन ये वाला पार्टिकल इसके सामने थोड़े ना है। अगर इस पार्टिकल को अल्टरनेट होना है, मतलब चारों पार्टिकल को अगर अल्टरनेट होना है ना, चारों को एक दूसरे के सबके आमने सामने होना चाहिए। मतलब इस पार्टिकल को इसके सामने तो होना चाहिए लेकिन इसके सामने भी होना चाहिए और इसके सामने भी। ये पार्टिकल तो इसके लेफ्ट साइड में है और ये वाला इसके राइट साइड में है, तो ये अल्टरनेट नहीं हो सकता है। तो इसलिए ओनली किसी भी यूनिट सेल में बच्चों ओनली दो ही पार्टिकल अल्टरनेट, ओनली दो ही पार्टिकल अल्टरनेट इसमें हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आई रिपीट माई पॉइंट। हो सकता है आप लोगों के माइंड में एक ऐसा टर्म आ रहा होगा अल्टरनेट फेज का मीनिंग आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर सारे के सारे पार्टिकल अल्टरनेट में होंगे, मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल सर अल्टरनेट में है। मतलब अल्टरनेट का मतलब होता है बच्चों आमने सामने की बात कर रहा हूँ। अब आमने सामने की बात का मतलब ये हो जाता है कि हर एक के सामने एक पार्टिकल होना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला जी, इस पार्टिकल के सामने ये वाला पार्टिकल है, के सामने ये वाला पार्टिकल है। तो अगर आप बोलेंगे आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये चारों भी तो अल्टरनेट फेज में। नहीं बच्चों, अगर चारों को अल्टरनेट फेज में होना दें तो चारों पार्टिकल हर पार्टिकल के सामने होना चाहिए। मतलब एक पार्टिकल के सामने चार पार्टिकल होने चाहिए तभी ये चारों क्या होंगे, अल्टरनेट फेज में होंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं सर ये वाला पार्टिकल तो इसके राइट साइड में है, ये वाला तो सर इसके लेफ्ट साइड में है। तो ये तो कभी भी एक दूसरे के अल्टरनेट फेज में नहीं हो सकते हैं सर जी। ये तो कभी एक दूसरे के अल्टरनेट फेज में नहीं हो सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसे वापस समझाओ ना। दूसरी बारी तो समझा रहा हूँ यार। अगर आपको दो पार्टिकल किसी भी फेज में अगर आप पार्टिकल को अल्टरनेट फेज से बोलोगे तो अल्टरनेट का मतलब होता है सर आमने सामने होना चाहिए। अगर आमने सामने नहीं है तो बाल को आप ये नहीं कह पाओगे सर वो अल्टरनेट में है। तो सर ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल के सामने ये पार्टिकल है तो ये अल्टरनेट है। तो अब आप बोलेंगे सर ये चारों पार्टिकल भी तो आमने सामने है एक दूसरे। नहीं बच्चों, अगर ये अल्टरनेट तभी होंगे जब ये हर पार्टिकल आमने सामने होंगे। मतलब एक पार्टिकल के सामने तीनों पार्टिकल होने चाहिए तब आप बोलेंगे चारों अल्टरनेट। मतलब एक पार्टिकल के सामने क्या होने चाहिए, तीनों होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं सर ये दोनों तो एक लेफ्ट साइड में है दूसरा राइट में है, तो ये तो अल्टरनेट है ही नहीं, है ना। तो सर इसलिए किसी भी यूनिट सेल में दो पार्टिकल से ज्यादा अल्टरनेट फेज पे कोई भी तीसरा पार्टिकल कभी भी नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया बेटा? यस सर। तो बच्चों जरा कोशिश करो तो इस वाले क्वेश्चन को करने की, देन मैं सॉल्व करता हूँ। पहले इसको करो तो सॉल्व इसको करने की कोशिश करो।
अरे बच्चों कुछ हुआ क्या? अरे बच्चों कुछ हुआ क्या? अरे बच्चों किसी का कुछ आंसर आया? Simplest formula of a solid having CCP arrangement for E in which alternate phase center are occupied by. कहने का ये मतलब है सर, simplest formula of solid having CCP arrangement E for A atom in which alternate phase are occupied by B atom and alternate edge center occupied by the कोई CCP वाले का एक फॉर्मूला था। CCP में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ एटम सर कितने होते हैं सर जी? 4। सुनो आप, ए कह रहा है ए और अल्टरनेट एज का एक कहानी सुनो। पहले अल्टरनेट एज के बारे में सुनो, के बारे में नॉलेज लेना जरूरी है। बच्चों अल्टरनेट एज का मतलब हो गया कि अगर सर कोई पार्टिकल इस एज में है तो एक पार्टिकल इसके सामने वाला अल्टरनेट एज होगा, तो एक पार्टिकल इसके सामने ये पीछे वाला भी तो होगा, है ना। ये पार्टिकल इसके सामने ये वाला, तो ये भी इसके अल्टरनेट हो गया। और देखो बच्चों, अब इसके सामने एक पार्टिकल ये होगा, तो वो पार्टिकल देखो बच्चों, देखो ये सारे के सारे पार्टिकल, देखो ये पार्टिकल इधर सामने है, इसके सामने ये वाला पार्टिकल भी है ना, तो ये वाला इन दोनों के सामने है, आमने सामने है, इसके और इसके। हर पार्टिकल देखो दो एटम के आमने सामने आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? अल्टरनेट एज में हमेशा 4 पार्टिकल होते हैं, समझ रहे हैं क्या? दोबारा समझाऊं क्या? यस सर। देखो अल्टरनेट एज का मतलब हो गया कि सर पार्टिकल एक दूसरे के सामने, सर ये वाला पार्टिकल इस एज में है, इसके सामने ये वाला पार्टिकल भी है, और इसके सामने ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पे रख दो। ये वाला पार्टिकल इधर रख दो। सर ये वाला पार्टिकल इसके सामने है, और देखो और इसके भी सामने है, इस वाले पार्टिकल के सामने ये है और ये इसके भी सामने है ना, और इस पार्टिकल के सामने ये वाला पार्टिकल भी है और ये वाला भी है। तो सब पार्टिकल देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक पार्टिकल दो दो पार्टिकल के आमने सामने। तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा अल्टरनेट एज अल्टरनेट फेज में ओनली 2 ही पार्टिकल हो सकते हैं, नॉलेज रखना है बालकों। और अल्टरनेट एज में जरूर क्वेश्चन आएगा, हमेशा 4 पार्टिकल, आपको ध्यान रखना। आया समझ में या नहीं आया? बोलो बोलो रे, बोलो रे बच्चों। यस सर। शाबाश,
ये लिखा हुआ देख लीजिएगा, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद कोई और बोलेगा सर दोबारा समझाओ। ठीक है, चलो। अल्टरनेट एज में मैंने कहा 4 पार्टिकल होते हैं। सुनो बच्चों, क्या बोलता है ये बोलता है ए एटम इन विच, अच्छा, अल्टरनेट फेज सेंटर पे बी पाया जा रहा है, तो 2 × 1/2। अल्टरनेट फेज पे 2 पार्टिकल होते हैं, पर पार्टिकल का फेज पे 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। एंड अल्टरनेट एज सेंटर ऑक्युपाइड बाय सी, सर 4 पार्टिकल होते हैं और पर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है। एज पे जो पार्टिकल होता है, सर ए कहाँ होगा, ए बाकी पूरे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में होगा ना, जेड पे। ए का कुछ नहीं दिया है तो बाकी बचा हुआ जेड पे होगा वो। सर 4 1 1 ये आया है क्या, A4B1C1 बालको A4BC करेक्ट। बताओ, अरे समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को तो नहीं आ रहा ना इसमें? नो सर। चलो जी, वेरी वेरी गुड बच्चों। तो एक ये थोड़ा सा नया नॉलेज, यार तेरा यही तो प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है? मैं पूछ रहा था सर वो 4H सेंटर ओके सर। 4F जेड जितना पार्टिकल होंगे ना, तो बाकी ए का कुछ नहीं दिया, तो बाकी ए कहाँ होगा, 4F में ही तो होगा, 4 में ही। प्रॉब्लम क्या है ना, उसी समय पूछा नहीं तूने। चलो सर, इसके क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, इसके क्वेश्चन तो बच्चों कंप्लीट हो गए। ओके चलिए, एक बात और इसमें पॉइंट, देखिए एक क्वेश्चन मैं ऐसे आपसे दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, $32 ग्राम ऑफ lithium crystallizes in PCC manner. Calculate the total number of unit cell present in lithium. क्वेश्चन ऐसा आपको बोलेगा 32 ग्राम ऑफ lithium crystallizes in PCC manner. Calculate the total number of unit cell present in lithium. लिथियम एटम में टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल आपको पूछ रहा है।
बच्चों क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? बोलो यस और नो। अरे कर पाओगे क्या? चलो करो, 2 मिनट के लिए है, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। करो तो तब तक।
ओके गाइस, हुआ क्या? किसी से क्या है बेटा आंसर? आंसर बोलो बेटा, कोई कोई बच्चा। अरे यार, आंसर मैंने आपको बताया था ना बच्चों, आपको बताया था नंबर ऑफ यूनिट सेल ऐसे निकालो। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई जेड। जेड कितना होगा बीसीसी के लिए? सर नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब एन। तो बच्चों आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इजिकल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम। और क्या होता है नंबर ऑफ मोल इजिकल टू क्या होता है? एन अपॉन एन ए। सर डब्ल्यू अपॉन एम इजिकल टू एन अपॉन एन ए होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बोलो। मोलर मास कितना आएगा सर लिथियम का? 7 ग्राम। तो कितना आ जाएगा सर? देखो यहाँ पे एन निकालना है, डिवाइडेड बाई मोलर मास 32 इंटू 6.0 10 टू द पावर 23। डिवाइड का इसको करोगे, ठीक है ना? तो सर ये कितना आ रहा है? बच्चों ये आएगा 27.10 टू द पावर 23 आ जाएगा। और सर अब ये तो एन की वैल्यू आ गई, तो एन अपॉन जेड, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा? एन अपॉन जेड। तो इसको काई से डिवाइड करें? 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। 27.22 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा? 13.71 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस इज द करेक्ट आंसर। सबको आया बच्चों समझ में? हाँ या ना तो बोलो। सबको आया बच्चों समझ में? हाँ या ना तो बोलो। तो बच्चों आज हमारे पास जो है ये लेक्चर इतना ही। हम लोग जो है अब कल नए टॉपिक को पढ़ेंगे, उसमें और आगे बढ़ाएंगे, फिर 2-3 दिन टॉपिक को हम खत्म करते हैं, देन जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए बेटा, मैं फिलहाल लेक्चर को रखता हूँ, मिलते हैं आप। Bye, sir. Thank you, sir.